बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पब्लिक का जो मूड है वो नज़र आया इन एहतजाजों के अंदर जो कल हुए। मैंने रात गए ये सारी फुटेज देखी और देखने के बाद फिर मैं आपके सामने एनालिसिस रख रहा हूँ। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले। गो के पेशावर के अंदर जो रैली निकली इमरान खान के लिए वो बहुत बड़ी थी, मैसिव रैली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन मैंने पब्लिक को जो देखा, ना सिर्फ वो बड़ी तादाद में थे बल्कि मैंने जब उनको मूव करते हुए देखा रोजे के दौरान, तो मैंने एक एग्रेशन देखा लोगों में। मैंने देखा कि लोगों का मूड है वो इस तरह का है कि तेवर लोगों के और तरह के हैं। लोग इमरान खान साहब का ज्यादा देर तक अंदर रहना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, जब से इमरान खान साहब अंदर है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी जगह पे भी मौका ही नहीं मिला कि वो बाहर निकल के एहतजाज कर सके। हर जगह पे मुकदमा, गिरफ्तारियां, डंडे, एहतजाज। किसी जगह पे एहतजाज हो तो बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया और जो सिचुएशन बनाई गई उसमें लीडरशिप सामने आ ही नहीं सकी। लेकिन अब जहां पे मार्जिन क्रिएट हो रहा है वहां पे लोग इस तरीके से निकलेंगे इसका अंदाजा नहीं था किसी को। यानी मेरा अपना अंदाजा ये था, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में लोगों ने वोट डाल दिया, उसके बाद उनका काम पूरा हो गया। अब हुकूमत नहीं बनी तो लोग मायूस हो जाएंगे शायद, और लोग इंतजार करेंगे अगले इंतखाबात का या इमरान खान के बाहर आने का या नए लाएअमल का। और ये सोचा जा रहा था कि शायद मायूसी बढ़ती जाएगी और इमरान खान साहब की मकबूलियत भी कम हो जाएगी, और हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उम्मीदें लोगों ने बांध रखी हैं वो इंटरनल लड़ाइयों के बाद शायद पूरी ना हो। लेकिन हमने ये देखा कि इमरान खान और उसका कारकुन वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जितना मर्जी बीच में डिवीजन पैदा किया जाए, जितना मर्जी एक आदमी दूसरे का सर फाड़ दे, सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के गले पड़ जाएं, अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग अलग भी बना लें, सब एक दूसरे से इख्तलाफात भी रखते हो कि तू सामने क्यों नहीं आ रहा, तू सामने क्यों आ रहा है, ये आदमी फलां के साथ मिला हुआ है, ये उसके साथ, जो मर्जी कर लें। मैंने जो चीज नोट की है खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में, बाकी जगहों पर जहां लोग निकले हैं, मैं ये महसूस करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है या पाकिस्तान का एक आम आदमी है वो इमरान खान ने अपने साथ जोड़ लिया है। बीच में जितने कनेक्शन हैं वो सारे बहुत वीक हैं। इमरान खान सिर्फ जेल में है, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। इमरान खान लोगों से बराह रास्त मुखातिब नहीं हो पा रहा। ये है असल प्रॉब्लम लोगों का। लोग आज भी इमरान खान के साथ जुड़े हैं। बीच में जितने राब्ते, जितने कनेक्शन, जितने लीडर, सेकंड टीयर, फर्स्ट टीयर, जितनी लीडरशिप है वो सब फारिग है। वो सारे इमरान खान की वजह से इस वक्त उस मकबूलियत की वेव को इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वक़्त कोई नहीं है, वो बड़ी हैसियत रखते हैं। बहुत सारे लोग बड़े दलेर हैं, बहुत सारे लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों ने इन हालात में बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। और मुश्किलात के बावजूद कुछ लोग सोशल मीडिया के फ्रंट के ऊपर थे, कुछ लोग जो है वो जल्द से जुलूस करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग जो है वो लीगल बैटल्स लड़ रहे थे, अपनी अपनी कैपेसिटी में लोग काम कर रहे थे। सब अब इतने तगड़े तो नहीं होते जैसे इमरान खान है। इमरान खान तो एक ही है ना, इसलिए सारे उसको लीडर कहते हैं। अब अगर हर आदमी के अंदर आप इमरान खान ढूंढेंगे तो फिर तो आपको मायूसी होगी। हर आदमी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करेगा जो भी करेगा। तो लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन असल चीज जो है वो इमरान खान की पाकिस्तान के एक आम आदमी के साथ कनेक्टिविटी है, वो लिंक वीक नहीं हो पा रहा। इमरान खान का आम आदमी से ताल्लुक नहीं टूट पा रहा, और शायद यही वजह है कि इमरान खान भी नहीं टूट रहा, हार नहीं मान रहा। वो कोई सरेंडर करने के लिए या कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बार बार मीडिया के जरिए से ये पैगाम पहुंचाया गया कि इमरान खान जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक नाक नहीं रगड़ेंगे, तब तक इमरान खान की बात नहीं बनेगी, ये बार बार कहा गया। लेकिन हमने ये देखा कि सारा नुकसान उठाने के बावजूद इमरान खान ने पब्लिक के जोर पे 8 फरवरी को इलेक्शन जीता और 9 फरवरी को 47 की पर्ची के ऊपर उनको इलेक्शन हरा दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, कंप्रोमाइज नहीं किया। बल्ला छीन लिया गया, कंप्रोमाइज नहीं किया। इमरान खान साहब का जो है वो जिस तरह अदलिया के जरिए से लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हुआ, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, और जो कुछ आज तक हो रहा है, अब उनकी सेनेट की नशिस्तें छीनी जा रही हैं, तो इमरान खान किसी कंप्रोमाइज के ऊपर नहीं आ रहे, किसी किस्म की डील के ऊपर नहीं आ रहे। इस सिचुएशन में अगर इससे आधी मकबूलियत भी नवाज शरीफ की होती ना, तो नवाज शरीफ 10 डीलें अब तक कर चुके होते। वो तो बगैर मकबूलियत की डील कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो डील करके अपनी रही सही मकबूलियत भी गवा दी थी। बहरहाल इमरान खान साहब का पब्लिक के साथ जो एक लिंक है वो कमजोर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और यही फ्रस्ट्रेशन में इजाफा करेगा वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की। अब एक प्रॉब्लम और है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। कराची में भी लोग अब निकल रहे हैं, बाकी जगहों पे भी लोग कह रहे हैं कि हम निकलेंगे। लेकिन पंजाब पे आकर बार बार एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। पंजाब में लोग निकलना चाहते हैं, लोग बाहर आ जाएंगे, लोगों को थोड़ा सा माहौल साजगार मिलेगा तो लोग निकलकर एहतजाज भी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में लीड कौन करेगा और किस वक्त करेगा और किस तरह करेगा। क्या खैबर पख्तूनख्वा से लोग आकर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे, या सिंध से लोग आकर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे, या पंजाब के अंदर से पंजाब के जो लीडर्स हैं वो पंजाब को लीड करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये लीड करना पड़ेगा, क्योंकि जो तहरीक पंजाब में ना चले वो तहरीक चलती नहीं है, वो होती नहीं है। अब इसके ऊपर कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड क्या है और वो क्या कह रहे हैं। एक तो जो खबर छपी है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लॉन्ग मार्च का इंदिया दे रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करे। बैरिस्टर गौर खान कह रहे हैं कि ईद के बाद मुज़ामत होगी, इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलेंगे। शेर अफजल मरवत ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है कि ईद के बाद जो तहरीक चलेगी वो लोग देखेंगे।
अब दूसरी जानिब मुख्तलिफ जगहों पर यह खबर छपी है और इसमें दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा सकती है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करे। जो बड़ी खबर है ना, जिसके बारे में सब लोग अभी बात कर रहे हैं, वो वही है कि एक रुकनी कमीशन बना दिया हुकूमत ने और TOR तय कर रही हुकूमत, और कादी फायद ईसा साहब ने 6 जजेस को उसी हुकूमत के सपुर्द कर दिया इंसाफ के लिए, जिनके खिलाफ वो 6 जजेस शिकायत लेकर गए थे। ये नहीं उन्होंने खत लिखा कि ये हमें तंग कर रहे हैं, कादी साहब ने उन्हीं को कह दिया जी आप फैसला कर लें जो तंग कर रहे हैं। अब मामला ये है, और बेनिफिशरी तो आप सब जानते हैं कि वो शहबाज शरीफ है इस सारे मामले का। अब इसमें जो 300 वकला ने दस्तखत करके एक डॉक्यूमेंट साइन करके जो मुतालबात किए हैं, वो मुतालबात पहले मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जगहों पर रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर मुल्क भर के 300 से ज्यादा वकला का सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तसद्दुक जिलानी साहब के जो बेटे साकिब जिलानी हैं, वो भी खत लिखने वालों में शामिल हैं। हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ इजहार यकजहती इन्होंने किया है और इनके कदम को जुर्रतमंदाना कदम करार दिया है और मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले का नोटिस ले यह मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे, मफाद आमा की कार्रवाई को अवाम के लिए बराह रास्त नशर किया जाए। जब जजेस को मुनज़्ज़म तरीके से थ्रेट किया जाता है तो पूरा निज़ाम अदल मुतासिर होता है। अगर जज बगैर किसी खौफ के इंसाफ फरामी में आजाद नहीं तो फिर वकला समेत पूरा कानूनी निजाम अहमियत नहीं रखता। ये पहला मौका नहीं जब ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं, बल्कि इससे कबल शौकत अजीज सदीकी ने भी ऐसे इल्जाम लगाए थे। फौरी और शफाफ इंक्वायरी में नाकामी से अदलिया की आजादी पर अवाम के एतमाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम बार एसोसिएशन अदलिया की आजादी को मुस्तहकम करने के लिए इज्तिमाई लायामल तय करके फौरी वकला कन्वेंशन बुलाएं। इस मामले को शफाफ तरीके से निपटाकर अदलिया की आजादी पर अवाम का एतमाद बहाल करने की जरूरत है। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इस मामले को सियासत ज़दा ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस मुरतब करे और तमाम हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर शफाफ इदारा जाती मैकेनिज्म कायम करे ताकि आइंदा अदलिया की आजादी को मजरूह करने की किसी भी कोशिश की इतला दी जा सके। मौसर और शफाफ तरीके से इस मामले को निपटाया जाए ताकि मुस्तकबिल में अदलिया की आजादी पर हरफ ना आए। अब ये मुतालबा है जी, इसमें तो मुस्तरद कर दिया गया है उस चीज को जिसके ऊपर हुकूमत आई और कादी फायद ईसा साहब ने हुकूमत के साथ जो तय किया कि जनाब एक कमीशन बना दिया जाए। कुछ खबर ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस पे मुजामत पाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सोच है मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान में कि ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ। ये खबरें जो हैं तस्दीक इनकी होनी चाहिए, अभी तक तस्दीक नहीं हुई। लोग जो है वो ज़राए से खबरें दे रहे हैं, जजेस के नाम भी फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि मुस्तनद सहाफ़ी खुद ये खबर नहीं दे देते। हाँ, एक बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हैं साकिब बशीर साहब, और देखिए मतीउल्लाह जान साहब हैं, आप उनके बातों से उनके नज़रिया से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक तगड़े जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं और उनकी बड़ी सॉलिड ओपिनियन होती है। हसनात मलिक साहब हैं, इसी तरह जो है वो हमारा दोस्त सिद्दीक जान, वो बहुत तगड़ा कोर्ट रिपोर्टर है, उसका कोई सानी नहीं है। साकिब बशीर साहब बहुत बड़े कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े शानदार। वो ये कहते हैं कि 300 वकला की लिस्ट मैंने खोली और देखी तो पता चला इनमें वही वकला हैं जो एक उसूल की खातिर माजी में चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के साथ खड़े थे जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था। अब वही वकला 6 जजेस के मामले पर अपने पुराने उसूल के तहत मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं और उन जजेस के साथ खड़े हैं। इस अहम मामले को सियासत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए साकिब बशीर साहब का, क्योंकि वो वकला को सबको जानते हैं, तो उन्होंने कहा ये सारे वकील पहले कादी फायद ईसा साहब के साथ खड़े थे जब वो मुश्किल में थे, और आज जब 6 जजेस मुश्किल में हैं तो ये वकील जो हैं वो उन 6 जजेस के साथ खड़े हैं। तो इसको सियासत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन हुकूमत इसको सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि खत लिखने वाले 6 जजेस को अपने घर पर बुलाना चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब का मिसकंडक्ट है। ये बड़ा एलिगेशन है, और वो क्योंकि समझते हैं कानूनी मामलात को, तो उन्होंने ये कहा कि अपने घर पे नहीं बुलाना चाहिए था उन 6 जजेस को जिन्होंने खत लिखा। ये मिसकंडक्ट है कादी फायद ईसा साहब का। इसके अलावा जो है कादी फायद ईसा साहब का एक स्टेटमेंट जो है वो मुझे बड़ा याद आ रहा था, और उन्होंने ये कहा था एक दिन कि लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट मुझे कादी साहब का बहुत याद आ रहा था। इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा। कादी फायद ईसा साहब के कहने से आप इत्तफाक करते हैं, खासतौर पर इन हालात में जब 6 जजेस ने एक खत लिखा और उसके ऊपर जिस तरह का उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, तो वो 6 जजेस क्या ये राय रख सकते हैं? मुझे तो पाकिस्तान से बहुत प्यार है, लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने फरमाया था और ये सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट कर रहा था, मैंने वहीं से इसको देखा। ये लगता है कि आज हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। जस्टिस कादी फायद ईसा साहब, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हवाले से समाज जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केसेस हैं जो लगे हुए हैं। जस्टिस कादी फायद ईसा ने जानबूझकर सरेंडर किया और फेयर तहकीकात अगर हो गई तो इमरान खान के बयानिए को फायदा पहुंचेगा। ये हसनात मलिक साहब ने कहा कि कादी फायद ईसा साहब ने इस मामले में सरेंडर कर दिया और जानबूझकर किया हुकूमत के सामने कि अगर तहकीकात फेयर हुई तो उसका फायदा इमरान खान साहब के बयानिए को पहुंचेगा। ये हसनात मलिक साहब का एक दावा है। इमरान खान साहब का भी आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस लगा हुआ है। देखिए साइफर केस का जो दुर्गत बन गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आपके सामने है। और इमरान खान साहब के केसेस को नॉर्मली जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जरूर सुनते हैं, वो जरूर सुनते हैं उन केसेस को। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई मरतबा कह चुकी है कि बाकी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जरूर सुने, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में उनकी राय है कि वो हमेशा फैसला इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट देते हैं, लेकिन वो हर बेंच का हिस्सा भी होते हैं। अब तोशाखाना अपील
उसकी पहली बाकायदा समात आज होगी, जिसमें इब्तदाई दलाइल का आगाज किया जाएगा। इसकी समात फिर दोबारा वंस अगेन जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कर रहा है, और 1 बजे आज ये समात होगी। तो तमाम लोगों को बुलाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, के वहां पहुंचे। एक और चीज है, 310 दिन पहले ये जो खत लिखा जजेस ने, इससे 310 दिन पहले जजेस ने एक और खत लिखा था, और जब वो खत लिखा था तो उसकी तफसीलात सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत था, इस पे सदीक जान साहब लेकर आए हैं। मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली इसमें क्या था। इस खत में 7 जजेस ने खत लिखा था 10 मई 2023 को, और इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज शामिल थी। तमाम जजेस ने खत लिखा था, 2 सफ़ात पर खत था। गुस्से का इजहार किया और कहा कि मंदरजा दिल वाकयात आपके इल्म में लाना चाहते हैं। नंबर 1, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बराह रास्त और दोस्तों रिश्तेदारों के जरिए अप्रोच करने की कोशिश की गई और उन पर इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर से मुलाकात करने के लिए दबाव डाला गया। यह सब इसलिए किया गया कि जिस बेंच का वो हिस्सा है वहां से अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को दबाव में लाने के लिए उनके एक रिश्तेदार के जरिए कोशिशें की गई ताकि एक सियासी केस में उनसे एक मनपसंद फैसला लिया जा सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को केस में मुलविस करने की धमकियां भी दी गई, लेकिन जस्टिस मोहसिन ने इनकी कोई मदद नहीं की और ना इनको खुद तक रसाई फराहम की। मोहसिन अख्तर कियानी साहब टेरियान केस के बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर भी उनके रिश्तेदार के जरिए दबाव डाला गया। एजेंसियों की जानिब से टैक्स मामलात में तहकीकात करके फंसाने की धमकी दी गई। जस्टिस अरबाब को डायरेक्ट अप्रोच करने की भी कोशिश की गई। ये भी रिपोर्ट किया सदीक जान साहब ने, ये खत में लिखा था। पहले खत में कहा गया कि हम सबकी मुतफिका राय कि अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। जिन फैसलों पर हमने दस्तखत भी कर चुके हैं, इनको भी बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं और ये वादे तौहीन अदालत हैं। हम तजवीज देते हैं कि आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। ये तासुर जाहिर किया जाए कि जजेस आइन के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे और अवाम का एतमाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बहाल किया जाए। अब ये 310 दिन पहले ये खत लिखा गया था, ये बड़ा सीरियस मसला है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो 310 दिन के बाद उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा, अब वहां पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि मामला दे दिया गया किसको? हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को यह मामला दे दिया गया जिनके ऊपर एलिगेशन है। जो बेनिफिशियरी है इस सारी 2 नंबरी का शहबाज शरीफ, उसी के हाथ में यह सारा मामला दे दिया गया। मुझे नहीं लगता वकला इसको तस्लीम करेंगे। नौजवान वकला इस पर बहुत तेजी से उठकर खड़े हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो सिचुएशन ऐसी रहेगी नहीं। मेरे ख्याल में जो सीनियर वकला है उनको नौजवानों के पीछे चलना पड़ जाएगा। तो अब एक और खबर है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मेरे पे एक केस बनाया था कि मैंने पानी वाली बोतलों में बम बना बना के रियासती इदारों के ऊपर मारे हैं। ये मेरे ऊपर इल्जाम था। अदालत में जब मैंने ये इल्जाम सुना तो मैं भी हैरान रह गया कि मैंने डंडे भी मारे और पानी की बोतल के अंदर मैं बम बनाता हूं, बड़ा माहिर हूं और मैं बम बना बना के लोगों को दे भी रहा था और रियासती इदारों को मार भी रहा था। ये मेरे पे एलिगेशन लगाया पंजाब पुलिस ने मौजूदा हुकूमत के कहने के ऊपर। तो मुझे पेट्रोल बम का वो कह रहे थे, असली पेट्रोल बम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। रात गए पेट्रोल बम मारा हुकूमत ने 25 करोड़ आवाम के ऊपर, 10 रुपए का इजाफा किया दोबारा पेट्रोल की कीमत में लगभग, और अब 290 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया पाकिस्तान की तारीख में। 290 रुपए लीटर, यानी मैं 250 रुपए आपको कह रहा था, 300 रुपए में सिर्फ अब 10 रुपए रह गए हैं। 300 को क्रॉस कर जाएगा ये हिंसा। तो पेट्रोल बम किसको कहते हैं? ये रात को हुकूमत ने मारा पाकिस्तान की कौम के ऊपर, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था। और आइंदा भी अभी बिजली की, गैस की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आने वाला है। ये हुकूमत जो दावे कर करके आई थी कि इमरान खान की हुई महंगाई को हम खत्म कर देंगे, उन्होंने इमरान खान के दौर से 3 गुना 4 गुना चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं और अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।